मैं जो ये 4 स्टेप फार्मूला आपको बताने जा रहा हूँ, ये कोई बुकिश नॉलेज नहीं है और ना ही इस वीडियो के लिए मैंने कोई चैट जीपीटी से हेल्प ली है, कुछ भी नहीं। ये फार्मूला मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ जो मेरा खुद का भी प्रैक्टिस किया हुआ है, रिसेंटली मैंने इसको प्रैक्टिस किया है। और इसके अलावा ये एक ऐसे पर्सन का भी फार्मूला है जो पर्सन इस वक्त भी $10,000+ पर मंथ कमा रहा है। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसके अंदर तकरीबन चीज़ें आपकी पहली मीटिंग के अंदर डिस्कस हो जाती हैं और पहली मीटिंग क्लोज भी हो जाती है और डील क्लोज भी हो जाती है। कुछ क्लाइंट होते हैं वो बहुत जल्दी में होते हैं, वो कहते हैं कि हम और मीटिंग बुक नहीं करना चाहते, हमें अभी फाइनलाइज करो। तो उस वक्त आपको क्या करना होगा, या अगर आपका क्लाइंट बिल्कुल न्यू है, ना वेबसाइट है, ना इंस्टाग्राम है, ना फेसबुक है, कुछ भी नहीं है, आपने अपना मीडिया प्लान शेयर करना होता है और कुछ स्ट्रेटेजीज आप कैसे करोगे। बट मैं कभी भी फ्री की सर्विसेज के हक में नहीं हूँ। हमेशा आपने काम करना होता है, आप उस काम के चार्जेस लिया करें। फिर वो बंदा मुझे कहता है मैं 1.5 लाख लगाने को भी तैयार हूँ। 35,000 वाला 1.5 लाख पे कैसे मूव हुआ है। क्लाइंट पहले कहता है कि मेरे पास अभी बजट कम है, कुछ दिन तक स्टार्ट करेंगे, फिर वो दोबारा कांटेक्ट नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। रोड मैप सीरीज़ की आज हमारी चौथी वीडियो है और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लाइंट कम्युनिकेशन। और क्लाइंट कम्युनिकेशन के अंदर भी जो हमारा मेन पार्ट है वो है टू क्लोज द डील। ठीक है, क्लाइंट कम्युनिकेशन के अंदर और बहुत सारी टॉपिक्स और बहुत सारे सब टॉपिक्स आ जाते हैं, लेकिन हमारा जो फोकस रहेगा वो सिर्फ़ और सिर्फ इस बात के ऊपर रहेगा कि हमने अपनी डील को क्लोज कैसे करना है। हमारा मेन मकसद वही है। सो इधर उधर की कोई बात नहीं, सीधा टॉपिक के ऊपर कि हमने क्लोज डील कैसे करनी है। ठीक है, तो मैं जो ये 4 स्टेप फार्मूला आपको बताने जा रहा हूँ, ये कोई बुकिश नॉलेज नहीं है और ना ही इस वीडियो के लिए मैंने कोई चैट जीपीटी से हेल्प ली है, कुछ भी नहीं। ये फार्मूला मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ जो मेरा खुद का भी प्रैक्टिस किया हुआ है, रिसेंटली मैंने इसको प्रैक्टिस किया है। और इसके अलावा ये एक ऐसे पर्सन का भी फार्मूला है जो पर्सन इस वक्त भी $10,000+ पर मंथ कमा रहा है। ठीक है, आल्दो उसका मोर देन 7 ईयर मार्केट के अंदर एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी वो इस फार्मूले के साथ इस वक्त $10,000+ पर मंथ कमा रहा है। ठीक है, इस 4 स्टेप फार्मूले के अंदर बेसिकली क्या है वो मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। और इसके अंदर जो 4 चीज़ें, सबसे पहला तो यही है कि अंडरस्टैंड द बिजनेस। ठीक है, आपने क्लाइंट के बिजनेस को समझना है। इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद है आप अपनी कंप्लीट प्रेजेंटेशन उसको आप दिखाएंगे। उसके बाद है क्लोज द डील, और अगर क्लोज द डील के अंदर भी कुछ चीज़ें रह जाती हैं तो फिर वो फॉलो अप है। यही 4 स्टेप फार्मूला है जिससे आप अपनी कम्युनिकेशन, आप क्लाइंट के साथ कन्वर्सेशन करते हो, क्लाइंट के साथ आप पूरी जो है कम्युनिकेशन करते हो। बाकी कम्युनिकेशन के अंदर जो बाकी चीज़ें हैं, आपका लहजा कैसा हो, आप बात क्या करें, आपके पास क्लोजिंग की टिप्स क्या होनी चाहिए, ओपनिंग डील्स क्या हो, वो सारा कुछ क्या हो, वो एक अलहदा टॉपिक है। आज मैं उसके ऊपर बात नहीं कर रहा। आज मेरा मेन टॉपिक है हमने डील कैसे क्लोज करनी है, टू द पॉइंट। ठीक है, अब सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमारे पास अंडरस्टैंड द बिजनेस। अब क्लाइंट का बिजनेस समझने के लिए सबसे पहले आपकी पहली कन्वर्सेशन होगी, पहली कॉल होगी, उसके अंदर आप क्लाइंट से जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं पूछें आप। ठीक है, अब अंडरस्टैंड द होल बिजनेस, बेसिकली आप ये देखना चाह रहे होते हैं कि क्योंकि आपको नहीं पता होता कि जो क्लाइंट का बिजनेस, अगर वो क्लाइंट खुद आपके पास आया है तो, या अगर आप खुद क्लाइंट के पास गए हैं तो ऑलरेडी आप बिजनेस उसके समझ के गए हुए होंगे। ठीक है, मतलब डिफरेंट सिनेरियो ना, आप क्लाइंट के पास जा रहे हैं, वो क्लाइंट आपके पास आ रहा है, देन आप उसके बिज़नेस को समझेंगे ना। अब उसके बिज़नेस की टाइप क्या है, वो ट्रैवल एजेंसी है, वो किस सर्विस बेस है, वो प्रोडक्ट बेस है, वो ई कॉमर्स है, वो क्या है क्या नहीं है, सारा कुछ आप समझेंगे, आपको आइडिया होगा। जैसे आपको बिज़नेस टाइप का समझ आएगी तो उसके फ़ौरन बाद आपका माइंड फौरी क्लिक कर लेगा कि बेसिकली नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए। ठीक है, कि आपको क्या करना है। उसके बाद क्या करना है, जब आप अपने क्वेश्चन पूछ लें कि आपका ये बिज़नेस है कितना पुराना है, आप पहले कब से कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे,
इस तरह के बेसिक क्वेश्चन जो फर्स्ट स्टेज के अंदर होते हैं आपने वो सारे के सारे कवर अप करने हैं। इवन कि आप चैट जीपीटी से जाके पूछेंगे ना कि हमें पहली स्टेज के अंदर क्लाइंट से कौन कौन से क्वेश्चन पूछना चाहिए, तो आपको एक लिस्ट बना के दे देगा, वहाँ से भी आप उनको अपने पास नोट डाउन कर सकते हो। आप खुद ही समझ जाओगे बेसिकली मैंने क्या क्या पूछना और क्या नहीं पूछना। ठीक है, खुद भी काम करें। उसके बाद है आपने उसी मीटिंग के अंदर उसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं करनी, क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। आपने पहली कन्वर्सेशन पहली कॉल के अंदर ज़रूरी नहीं होता। हाँ, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसके अंदर तकरीबन चीज़ें आपकी पहली मीटिंग के अंदर डिस्कस हो जाती हैं और पहली मीटिंग क्लोज भी हो जाती है और डील क्लोज भी हो जाती है। और इस तरह की सिनेरियोज मेरे साथ हो चुके हुए हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम डील फर्स्ट में ही क्लोज हो रहे होते। करंटली मैं एक क्लाइंट के साथ वर्क कर रहा हूँ, उसके साथ भी पहली कन्वर्सेशन और पहली कॉल, फर्स्ट टाइम हमने चैट की और चैट के फ़ौरन बाद हमारी कॉल हुई। कॉल के अंदर ही सब कुछ फाइनलाइज हुआ और कॉल के अंदर ही पेमेंट वगैरह सब कुछ हो गई थी। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद जब आप अपनी एन अदर मीटिंग अपने क्लाइंट के साथ बुक करेंगे तो उसका आप जो है उसको मुद्दा ये देंगे कि बेसिकली मैंने आपके बिज़नेस को समझा है, अब मैं आपके बिज़नेस के लिए वर्क करूँगा, आपके बिज़नेस के लिए मैं कंप्लीट एक प्रेजेंटेशन बनाऊँगा और वो प्रेजेंटेशन मैं आपको दिखाऊंगा। उसके लिए आप टाइम ले लें, आप 1 दिन का लें, आप 2 दिन का लें, आप 4 दिन के लें, आप अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से टाइम लेके आप अपने क्लाइंट के साथ वो मीटिंग बुक करें। जब आप वो मीटिंग बुक करें, हाँ, कुछ क्लाइंट होते हैं वो बहुत जल्दी में होते हैं, वो कहते हैं कि हम और मीटिंग बुक नहीं करना चाहते, हमें अभी फाइनलाइज करो। तो उस वक्त आपको क्या करना होगा, आपको सारी चीज़ें उसी टाइम एस्टिमेटेड सारी चीज़ें बताना होगी। उसके अंदर क्या क्या होगा, अगर मीटिंग बुक हो जाती है वेल एंड गुड, आप अपनी प्रेजेंटेशन बनाओगे। अगर प्रेजेंटेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है तो फिर आपको क्या करना होगा, ये कंप्लीट प्रेजेंटेशन इसके अंदर प्रोसेस के अंदर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, कंप्लीट एनालिसिस ऑफ सोशल प्रेजेंस। किसका, आपके क्लाइंट के बिजनेस की सोशल प्रेजेंस आपने देखनी है। उसकी वेबसाइट कैसी है, वेबसाइट को आप देखो, वेबसाइट को ऑडिट करो, उसके अंदर सारे पेजेस विजिट करो वेबसाइट के अंदर। और अगर वेबसाइट नहीं है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, उसका देखो कि वो किस तरह का कंटेंट अपलोड कर रहा है, कंटेंट अपलोड नहीं कर रहा तो क्या कर रहा है। या अगर आपका क्लाइंट बिल्कुल न्यू है, ना वेबसाइट है, ना इंस्टाग्राम है, ना फेसबुक है, कुछ भी नहीं है, तो फिर आप सबसे पहले उससे पूछें कि उसका बजट कितना है, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए वो कितना बजट लगा सकता है। सबसे पहले यही पूछें। अगर बजट अच्छा खासा लगा सकते तो फिर उसके लिए वर्क करें। अगर नहीं कर रहा, इतनी बजट नहीं है, तो आप उसको बोले कि आप बजट अरेंज कर लें। जब आपके पास अरेंज हो जाए तो फिर मुझे बताएगा, मैं आपको बाद में गाइड कर दूँगा। ठीक है, सो सिंपल। अच्छा, उसके बाद है आपने उसके कंपेटिटर के साथ एनालिसिस करना है, कंपेयर करना है अपने क्लाइंट की सोशल प्रेजेंस को अपने कंपेटिटर की सोशल प्रेजेंस के साथ। अब अपने कंपेटिटर कहाँ से देखने, आपके पास फेसबुक ऐड लाइब्रेरी है, फेसबुक ऐड लाइब्रेरी से भी अगर आपको ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिल रहा, ज़्यादा आपको वहाँ पे मटेरियल नहीं मिल रहा, तो आप गूगल पे जाके सर्च करें, वहाँ पर आपको डिफरेंट वेबसाइट्स मिल जाएंगी। उन वेबसाइट्स को छान मारो, वेबसाइट्स के सोशल प्रेजेंस के ऊपर निकल जाओ, उनके बहुत सारी चीज़ें चेक करोगे तो आपको कुछ ना कुछ कंपेटिटर मिल जाएंगे। एक बड़ा ऑप्शन ये भी है आपके पास, आप अपने क्लाइंट से भी पूछ सकते हैं कि क्या आपके जो कंपेटिटर्स है उसके हवाले से आपको पता है या नहीं है। हाँ, साथ में ये भी ज़रूर ऐड कर दें कि अगर आपको अपने कंपेटिटर्स के बारे में पता है तो हमें उनके बारे में बताओ, उनके लिंक्स वगैरह बताओ कौन कौन है, हम उनको भी एनालिसिस करके आपको एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, एक अच्छा सा स्ट्रेटजी बना के दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है फिर आपने जब आपने कंपेटिटर्स देखा, कंपेटिटर्स को देखा, उसको वॉच आउट किया, उसकी कंपेयर किया अपने क्लाइंट के साथ, उनकी प्रेजेंस के साथ। अगर क्लाइंट बिल्कुल न्यू है, बजट लगाने को भी तैयार है, अगर सोशल प्रेजेंस नहीं है, जस्ट अकाउंट बनाए हुए हैं, तो फिर आप अपने क्लाइंट को क्या बताओगे फर्दर प्रोसेसिंग के अंदर कि देखो आपके जो कंपेटिटर हैं वो इतने टाइम से ये चीज़ इस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी एड्स इस टाइम से एक्टिव हैं, उनका जो कंटेंट है वो इस तरह की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। आपको अपने कंटेंट के अंदर इस तरह की चीज़ें ऐड करना पड़ेंगी, आपको अपनी ऐड क्रिएटिव इस तरह बनाने पड़ेंगे। ये सारी जो डिस्कशन है आपकी फर्दर डिस्कशन होती है। तो फिर आपने क्या करना होता है, आपने अपना मीडिया प्लान शेयर करना होता है और कुछ स्ट्रेटेजीज आप कैसे करोगे। आपने जब अपने कंपेटिटर्स का एनालिसिस किया, उसका एनालिसिस करने के बाद आपको फ़ौरन समझ आ जाएगी कि बेसिकली इस क्लाइंट के लिए जो हमने एडवर्टाइजिंग करनी है, जो इसके बिजनेस ग्रोथ के लिए हमने अपनी सर्विसेज देनी है, वो हम किस तरह देंगे। वो सारी चीज़ें आप अपनी स्ट्रेटजी के अंदर ऐड कर देते हो।
कि हम क्रिएटिव इतने टेस्ट करेंगे, उनको इस तरह टेस्ट करेंगे, फिर उनके बाद जो है नेक्स्ट उसके हवाले से जो भी चीज़ें हैं वो आपकी इसी चीज़ के अंदर आ जाती हैं। वो स्ट्रेटजी होती है आपकी। आपने मीडिया प्लान के अंदर क्या क्या ऐड करना होता है, मीडिया प्लान के अंदर आपने ये बताना होता है कि आपने अपने क्लाइंट से मंथली बजट, मार्केटिंग बजट जो होता है वो आपने पूछ लेना है, उसको आपने डिवाइड कर लेना है अकॉर्डिंगली। जो कि आपकी स्ट्रेटजी होगी कि आपने कौन सी कैंपेन कैसे रन करनी है, उसके अंदर आप क्या क्या करोगे, वो सारी चीज़ें एस्टिमेटेड होती हैं। आप वो चैट जीपीटी से भी बनवा सकते हो। मीडिया प्लान के अंदर एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जितना स्पेंड करोगे उसके ऊपर एस्टिमेटेड रेवेन्यू आपके क्लाइंट को क्या मिलेगा वो बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और हाँ, अगर आपका कोई क्लाइंट है जो कि सर्विसेज बेस्ड बिजनेस के अंदर है, मतलब उसकी जो लीड जनरेशन आपने करनी है, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस लेके आने, इंस्टाग्राम के ऊपर लेके आनी है, या आपने लीड जनरेशन, लीड की कैंपेन रन करनी है, तो उससे सबसे पहले पूछ लिया करें कि क्या आपके पास आपकी सेल्स टीम है या आप खुद अपने क्लाइंट को हैंडल करेंगे। अगर सेल्स टीम है तो वेल एंड गुड, तो आप उनको बोलें कि सेल्स टीम को हर 2 वीकेंड बाद ट्रेनिंग ज़रूर दें और उनसे रिपोर्ट ज़रूर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद अगर आप खुद डील कर रहे हैं तो उसमें आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, क्या आपने पहले भी कुछ ऑनलाइन सेल किया हुआ है, पहले भी कस्टमर डील किए हुए हैं या नहीं किए हुए। क्योंकि आप लीड जनरेशन तो कर दोगे, आगे से उससे जो है ना उसके सेल्स क्लोज नहीं होंगी, वो फिर आपसे बोलेगा कि आपकी ऑडियंस ख़राब आ रही है। ऐसा नहीं होता, जब तक आपके पास सेल टीम नहीं है आप कभी परफॉर्म नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये चीज़ पहले ही डिस्कस करना होती है, देन आगे आपने मूव ऑन करना होता है। अच्छा, आपने प्रेजेंटेशन बना दी, मीडिया प्लान बना दिया, स्ट्रेटजी बता दी, सारा कुछ कर लिया, एंड पे बात आती है आपकी क्लोज डील के हवाले से। आपने क्या करना है, सर्विस चार्जेस के ऊपर बात आती है। अव्वल तो क्लाइंट आपसे बार बार खुद पूछ रहा होगा कि आपके सर्विस चार्जेस क्या होंगे। आप उसको बोलें, देखें अभी हमारी मीटिंग कंटिन्यू है, अभी हमने कुछ चीज़ें ऐसी डिस्कस करनी है, उसके बाद हम अपनी सर्विस चार्जेस के ऊपर आएंगे, ठीक है। और सर्विस चार्जेस के ऊपर जब बात है तो उससे पहले आपने अपने क्लाइंट की नेचर को जज कर लेना है कि ये क्लाइंट पे करने वाला है या नहीं है। ये अगर मार्केटिंग के ऊपर स्पेंड करने वाला है तो पे करने में भी अच्छा रहेगा। अगर ये क्लाइंट आपका जो है क्रिएटिव के ऊपर स्पेंड करने वाला है तो भी अच्छा पे करेगा। इस तरह की चीज़ें आपने देखनी है, फाइनेंशियल कंडीशंस उसकी देखनी है। ये ना हो कि क्लाइंट खुद बिजनेस जो कर रहा हो वो उधार के पैसे के ऊपर कर रहा हो और उधार भी छोटा मोटा हो तो आपको क्या पे करेगा वो। तो ये चीज़ें भी मैटर करती हैं, ठीक है। उसके बाद है, अगर क्लाइंट की नेचर अच्छी नहीं है, आपकी जो नेचर है और क्लाइंट की जो नेचर है, उसके बोलने के अंदाज से, उसके बिहेवियर से आपको पता चल जाता है कि ये क्लाइंट की नेचर आपकी नेचर के साथ रिलेट कर पा रही है या नहीं कर पा रही। अगर तो उसकी नेचर रिलेट नहीं कर पा रही, थोड़ा सा उसका जो लहजा है वो थोड़ा सा सख्त है, थोड़ी गाली गलोच टाइप वाला है, या ऊंचा बोलने वाला है, या कुछ ऐसा है, तो भाई कभी भी ऐसे क्लाइंट के साथ काम नहीं करना। ऐसे क्लाइंट के साथ काम करना ऐसे ही है अपने ही आप सर दर्दी पाल लेना, कुछ भी फ़ायदा नहीं होता। ना कभी वो पे करने में अच्छा होगा, उल्टा जिम्मेदारी पे जिम्मेदारी आपके ऊपर डालता जाएगा। थोड़ी सी भी कुछ होगा तो वो आपके ऊपर डाल देगा कि आपने ये काम ख़राब किया, तो पहले ही उसको ऑफ कर दो कि भाई मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आजकल जो बहुत बड़ा इश्यू चल रहा है वो ये है कि क्लाइंट पे नहीं करते, और नहीं भी करते तो आपने सबसे पहले अपनी अपफ्रंट या एडवांस पेमेंट लेना होती है। एडवांस पेमेंट कंप्लीट नहीं लिया करते, आपने हमेशा जो एडवांस पेमेंट लेना होती है वो थोड़ी सी लेना होती है। 5,000 ले लें, 10,000 ले लें, 15,000 ले लें, 20,000 ले लें, अगर अच्छा क्लाइंट है तो, ठीक है। इतनी पेमेंट ले लें। अगर वो पेमेंट पे करने को रेडी है तो इसका मतलब वो क्लाइंट अच्छा है, वो लॉन्ग टर्म चलेगा। अगर वो पे नहीं करता, बेशक वो लॉन्ग टर्म चलने वाला हो, तो आपने काम नहीं करना उसके साथ, क्योंकि वो बाद में भी आपको ऐसे ही तंग करेगा। जो बंदा एडवांस पे कर रहा है, क्योंकि एडवांस ज़्यादा नहीं मांगना होता, आपने थोड़ा सा ये मांगना होता, वो भी आपकी इस चीज़ को चेक करने के लिए होता है कि क्लाइंट पे करने में कैसा है। इस चीज़ को चेक करने के लिए होता है कि आपके जो फर्दर प्रोसेसेस होंगे वो उसमें आपका क्लाइंट के साथ क्या रवैया रहेगा, ये चीज़ें चेक करना होती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आप एडवांस लाजमी लिया करें उसके बाद। अच्छा, उसके बाद है डू नॉट वर्क विद लो बजट क्लाइंट अनटिल और अनलेस यू हैव नॉट वर्क विद एनी क्लाइंट। अगर आपने पहले कभी भी किसी क्लाइंट के साथ काम नहीं किया हुआ तो आप फ्री की सर्विसेज दे सकते हैं, बट मैं कभी भी फ्री की सर्विसेज के हक में नहीं हूँ। हमेशा आपने काम करना होता है, आप उस काम के चार्जेस लिया करें,
ठीक है, और क्लाइंट पे करते हैं। हाँ, अगर आपने पहले किसी के साथ काम नहीं किया हुआ और आपकी पिछली तमाम मीटिंग्स के अंदर कोई सर्विस चार्जेस के ऊपर डिस्कशन नहीं हुई, आपने काम स्टार्ट कर दिया था, आपके क्लाइंट को रिजल्ट मिलना शुरू हो गए थे, 1 महीने बाद आप क्लाइंट को बोलें देखें मैंने आपके लिए काम किया और इसके हवाले से ये मेरा अकाउंट नंबर है, आप जितना खुशी से देना चाहें आप दे सकते हैं। दैट्स इट, सिंपल है, बहुत अच्छा है, आप इसी तरह ले सकते हो उससे। और भी बहुत सारे तरीके हैं, आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर लीजिएगा कि आपने अपने क्लाइंट से एंड पे पेमेंट निकलवानी कैसे है। मेरे पास एक क्लाइंट आया था, मैंने उसको सर्विस चार्जेस नहीं बताए थे, मैंने उसको बोला था कि मैं फ्री में कर दूंगा। उसका छोटा सा प्रॉब्लम था और वो प्रॉब्लम सॉल्व होते होते, क्योंकि उसने पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा वायोलेट की हुई थी, वो प्रॉब्लम सॉल्व होते होते तकरीबन 40 से 50 दिन लग गए थे। जब प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो मैंने उनको अपना जैज़ कैश का नंबर दिया, मैंने बोला इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करने में ज़्यादातर हम 10,000 चार्ज करते हैं, बट आप जितना भी देना चाहें आप अपनी खुशी से मुझे सेंड कर दीजिएगा। उसने मुझे 10,000 सेंड कर दिए थे। तो सिंपल है, हालांकि फ्री के ऊपर बात हुई थी लेकिन फिर भी टाइम लगा था, मैंने एफर्ट पुट किए थे, उसका भी टाइम लगा, मेरा भी टाइम लगा, उसकी उसी चीज़ के तो पैसे होते हैं, सर्विस चार्जेस ही तो होती हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है, जब आप ये सारे डिस्कशन कर लें, आप अपनी सर्विस चार्जेस बता दें, वो आपकी सारी चीज़ें अच्छी चल रही हों, देन लास्ट स्टेप आपका आता है, वो है फॉलोअप का। ठीक है, फॉलोअप के अंदर क्या है कि आपने अगर आपका क्लाइंट रिप्लाई नहीं कर रहा तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो चला गया है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसको उसकी कोई मजबूरी बन गई होगी जिसकी वजह से वो एक्टिव नहीं है, या उसके उसकी कोई मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है उसके घर के अंदर, या कुछ और हो सकता है, कुछ इस तरह की रीज़न्स हो सकती हैं। मेरे साथ ऐसा हो चुका हुआ है, मुझे 1 हफ्ते बाद रिस्पॉन्स मिला था और आते ही क्लाइंट ने फ़ौरन यही कहा था कि मैं 1 हफ्ता पूरा हॉस्पिटल में रहा हूँ, उसके बाद आज मैं आया हूँ, तो आज हम मज़ीद डिस्कशन करते हैं। और वहाँ से फिर हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। ठीक है, और ज़्यादा मैसेज ना करें। मुझे भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं, 7-7 8-8 मैसेज एक ही टाइम। भाई मैं बंदा हूँ, मेरे पास और भी मैसेजेस आ रहे होते हैं, वो भी आपका क्लाइंट है, उसको और भी मार्केटर रीच आउट कर रहे होंगे, आप 7-8-10 मैसेज कर रहे हो, अल्लाह के बंदे क्या कर रहे हो आप? इस तरह के आपने ब्लंडर नहीं कर रहे। आपने 2-3 दिन बाद एक मैसेज किया, उसका रिप्लाई आया, वेल एंड गुड, नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 हफ्ते बाद फिर एक मैसेज करें, उसके बाद फिर आपने मैसेज नहीं करना उसे, आपने अपनी वर्किंग कंटिन्यू रखनी है, वो आना होगा तो वो आ जाएगा, आप अपनी बाकी रिक्रूटमेंट की तरफ चलें, आप अपनी बाकी क्लाइंट फाइंड करने की तरफ मूव ऑन करें। ठीक है, ये आपके पास है 4 स्टेप फार्मूला जिससे आप हाई टिकट क्लाइंट इजीली बुक कर सकते हैं और उन हाई टिकट क्लाइंट से आप अपनी अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। सबसे पहले उसका बिजनेस अंडरस्टैंड करें। बिजनेस अंडरस्टैंड करने के अंदर जो जो स्टेप्स हैं वो मैंने आपको बताया। प्रेजेंटेशन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। इसके अंदर बेसिकली आपको करना क्या होता है, आपने अपने क्लाइंट को दिखाना होता है कि आपका ये बिजनेस है, आपके ये कंपेटिटर है, आपके कंपेटिटर ये काम कर रहे हैं और वो इतने टाइम से कर रहे हैं। अगर वो इतने टाइम से ऐड रन कर रहे हैं तो इसका मतलब उनको रिजल्ट मिल रहा है। ये वो बात है, ये वो लाइन है जो किसी भी क्लाइंट को हिट करती है। मेरे पास करंटली एक क्लाइंट के साथ मीटिंग्स मेरी हो रही हैं, अभी डन नहीं हुआ। उस क्लाइंट ने कहा मेरा मंथली बजट 35,000 रुपये है। मैंने कहा कोई मसला नहीं। मैंने उसके और उसका जो कंपेटिटर है, मैंने उसको बोला कि मार्केट में आपको कोई कंपेटिटर नहीं है। उसने खुद बताया कि ये मेरा कंपेटिटर है। फिर मैंने उस कंपेटिटर के एनालिसिस किया, उसके 40 एड्स रन हो रहे थे, 40 एड्स, और वो 40 एड्स भी पिछले 5-6 महीनों से चल रहे हैं। मतलब उनका आखिरी, मतलब जो सबसे पहले उनका ऐड था वो 5-6 महीने से चल रहा था, बाकी 1 महीना 2 महीने छोड़ छोड़ के इसी तरह उनके एक्टिव एड्स थे। फिर मैंने उनको बताया कि अगर इस तरह की ऐड के ऊपर कम से कम बजट भी 1,000 रुपया लगाएं तो उनका 40,000 बजट एक दिन का है और आप 35,000 पे आ रहे हैं। फिर वो बंदा मुझे कहता है मैं 1.5 लाख लगाने को भी तैयार हूँ। 35,000 वाला 1.5 लाख पे कैसे मूव हुआ है? जब उसको वो चीज़ दिखाई गई है कि आपका कंपेटिटर ये कर है, उसको ये रिजल्ट एक्सपेक्टेड है और वो मिल रही हैं। जब आप अपने क्लाइंट को ये बात बताते हो, ये एनालाइज करवाते हो, फौरन वो बंदा मान जाता है कि यस मैं इतना बजट लगाने को तैयार हूँ। क्यों? आपने अपनी वर्किंग की है और वो उसको दिख गया कि आपने वर्किंग की हुई है। दैट्स इट, यही एक रीज़न होती है। ठीक है। अच्छा, आज हमने थोड़े से क्वेश्चंस भी साथ लेने थे। कम्युनिटी के अंदर मैंने कुछ क्वेश्चंस के हवाले से भी बात की थी, तो वो क्वेश्चंस थोड़े से ले लेते हैं। अच्छा, इसमें है सर अगर क्लाइंट एडवांस पेमेंट देने पर राज़ी ना हो
तो उसको कैसे राज़ी करें, ज़रूरत नहीं है राज़ी करने की। सीरियसली आई एम फेसिंग दिस इशू, और ऐसे क्लाइंट को मनाना रूठे हुए फैमिली मेम्बर को मनाने से ज़्यादा मुश्किल है, प्लीज़। इस भाई ज़रूरत ही नहीं है। जब आप अपने क्लाइंट को उसके कंपेटिटर का एनालिसिस दिखाओगे कि आपका बिजनेस ये, आपके क्लाइंट का बिजनेस ये, वो इस तरह करें, आप इस तरह करेंगे, हम इस तरह करेंगे, ये वर्किंग देखने के बाद आपका क्लाइंट पे करने के लिए रेडी हो जाता है। ठीक है, मसला नहीं होता। जो नहीं पे कर रहा कोई मसला नहीं, मूव ऑन करें, कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। उसके बाद है जब क्लाइंट इंटरेस्टेड फ्रॉम कोल्ड कॉल, उसको फॉलो अप कैसे करें। एंड फाइनली टू स्टार्ट द वर्क दे गॉट इंटरेस्टेड एंड लेटर दे डोंट रिप्लाई। इररेजिस्टिबल ऑफर कैसे बनाते हैं फॉर फूड बिजनेस। अच्छा, इसका है कि कोल्ड कॉल के लिए जो है फॉलो अप कैसे करें। मैं अगेन रिपीट करूँगा, कोल्ड कॉल के लिए आप अपनी टेक्निक्स सीख लें। सेल्स की टेक्निक्स होती हैं, उसके अंदर फॉलो अप की टेक्निक्स भी आ जाएंगी, वो सीख लें। आपको आपकी ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी। बाकी इररेजिस्टिबल फॉर फूड बिजनेस के लिए इररेजिस्टिबल ऑफर, अगेन वही बात, जो काम आप करोगे उससे, जो एक्शन आप लोगे उससे आपके बिजनेस को क्या फ़ायदा मिलेगा, ठीक है, उसका कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, उसको कितना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, तीसरा पॉइंट, और चौथा कितने दिनों के अंदर मिल जाएगा। 4 पॉइंट बोलो। पिछली वीडियो में मैंने 3 पॉइंट बताए थे, आज मैं 4 कह रहा हूँ। जो एक्शन आप लोगे, नंबर 1, उस एक्शन से आपके क्लाइंट का कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है कि उसको फ़ायदा कितना ज़्यादा होगा, वो भी उसके अंदर ऐड करें। चौथा पॉइंट, कितने दिनों के अंदर हो जाएगा। इररेजिस्टिबल ऑफर है, फूड बिजनेस है, तो फूड बिजनेस वाले को बोलें कि देखो 1 महीने के अंदर मैं आपको अगर 200 कस्टमर ला के दे दूँ, 1 महीने के अंदर 200 कस्टमर ला के दे दूँ, 1 महीने अंदर, टाइम भी बता रहा हूँ, 200 कस्टमर, उसके पास कस्टमर नहीं आ रहे, 200 कस्टमर ला रहा हूँ, दूसरा पॉइंट। और तीसरा भी इसी के अंदर के फ़ायदा भी हो रहा है, 200 कस्टमर आ रहे हैं, ठीक है। तो आपके ये पॉइंट क्लियर हो रहे हैं ना। एक महीने के अंदर 200 कस्टमर ला दूँ तो आपके लिए और क्या चाहिए आपको, आपकी इररेजिस्टिबल ऑफर है ये, ठीक है। बाकी सेल्स टेक्निक्स लाजमी सीखें। फॉलोअप स्ट्रेटजी, फॉलोअप के अंदर यही है कि आप 2-3 दिन के बाद एक मैसेज करें, रिप्लाई नहीं आ रहा तो फिर 1 हफ्ते बाद एक मैसेज करें, नहीं आ रहा इग्नोर मारें, आना होगा तो बाद में आ जाएगा, आप अपना मूव ऑन करें। क्लाइंट पहले कहता है कि मेरे पास अभी बजट कम है, कुछ दिन तक स्टार्ट करेंगे, फिर वो दोबारा कांटेक्ट नहीं करता। इस तरह के जो लोग होते हैं ना, आप उनसे पहले ही उनकी वेबसाइट देखा करें। ज़्यादातर लोगों की वेबसाइट नहीं होती। वो लोग कौन होते हैं, वो लोग अदर मार्केटर होते हैं, वो आपसे स्ट्रेटजीज पूछने आए हुए होते हैं और कुछ भी नहीं होता, ठीक है। हमारे साथ हो रहा है, अभी भी एक पर्सन है ऐसा, वो आपसे आपकी स्ट्रेटजीज जानने आते हैं वो, ठीक है, उसके बाद चले जाते हैं। आप उनसे उनकी वेबसाइट लें, उनके सोशल मीडिया लिंक्स लें, और ज़्यादा मोस्ट प्रेफरेबल है उनके ऐड अकाउंट की एक्सेस लें कि हम आपके ऐड अकाउंट को देखना चाहते हैं कि आप इस वक्त क्या कर रहे हैं। जो नहीं दे रहा तो उसको बोलें कि आपके पास बजट कितना है, बजट नहीं बता रहा तो खली बली करें, साइड पे करें उसको। ऐसे क्लाइंट को कैसे डील करें, ऐसे ही करें जैसे मैंने बताया। और मार्केटिंग प्लान में क्या क्या ऐड करना है चाहिए ताकि क्लाइंट रेजिस्ट ना करें। सिर्फ एक चीज़, अगर क्लाइंट रेजिस्ट ना करे मीडिया प्लान के अंदर, सिर्फ एक चीज़ है, और वो है कितना वो लगाएगा और कितना उसको बाद में मिलेगा। यही एक चीज़ है, इसके ऊपर कभी भी वो रेजिस्टेंस शो नहीं करेगा वो, क्योंकि वो होता भी एस्टिमेटेड है, अचीव हो ना हो वो बात की कहानी है, रेजिस्ट नहीं कर पाएगा वो। और वो भी रीज़नेबल रखें, ठीक है। ये ना हो कि आप उसको 1 लाख की स्पेंडिंग के ऊपर बोलें कि आपको 5 लाख का प्रॉफिट होगा, नॉट रीज़नेबल मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस के अंदर। सर ये कैसे पता चलता है कि रियल क्लाइंट है? वेबसाइट, सोशल प्रेजेंस से पता चल जाता है, और एड अकाउंट से। 3 चीज़ों से पता चल जाता है कि आपका क्लाइंट रियल है या नहीं है, ठीक है। इतनी डिटेल्स लेते हैं और सब लेने के बाद कोई ना कोई फजूल बात करने खास करना शुरू कर देते हैं, तो उनको ब्लॉक करना पड़ता है। यस, स्ट्रेटजीज लेने आए हुए होते हैं। क्लाइंट से कॉल पे क्या क्या डिस्कस करना चाहिए, क्वेश्चंस आंसर, ऑब्जेक्शंस तो हर कोई करता है, उसका इश्यूज़ नहीं, बस लाइव एक्ट करके दिखाएं क्या बात होती है, कैसे होती है, कैसे ऑफर क्लाइंट बिजनेस से, ये सब क्लियर होता है। क्या क्या बात करनी है वो मैंने आपको बताई है पूरी वीडियो के अंदर, आप देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी ऑब्जेक्शंस
तो हर क्लाइंट के हिसाब से होती हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर एक सीरीज़ शायद हम स्टार्ट करेंगे। एनीवेज़ वैसे वो सेल्स टेक्निक के हवाले से होगा, लेकिन फिर भी देख लेंगे जितना हमें आता होगा। बाकी ये इरेलीवेंट क्वेश्चन है तो इसको हम नहीं ले रहे। ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसका जो टॉपिक होगा वो होगा हमारे पास कि हमने इंटरनेशनल क्लाइंट की तरफ कैसे मूव करना है। ठीक है, इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह।